हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हेन ह्यूमैनिटीज इज लाइफ। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ। अब देखिए यहाँ पे दो ही डेफिनेशंस है। पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय क्राइम एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल लॉ। क्राइम denotes an unlawful act punishable by the state which hurts both the individual and the state. As a result, they are legally forbidden and punishable. And criminal law refers to a body of law that imposes punishments on crime. Next, we come to the 4 stages of crime. I have drawn a ladder for you so that it's easy. यहाँ पे 4 स्टेप्स है। इंटेंशन, उसके बाद प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। इंटेंशन मतलब किसी भी चीज़ को करने के बारे में सोचना। सपोज आई वॉन्ट टू किल समवन एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इट, दैट्स माई इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? किसी को मारना। प्रिपरेशन क्या है? वो जो मेरा इंटेंशन है उसको एग्जीक्यूट करने की जो अरेंजमेंट्स है वो सब करना। इफ़ आई वॉन्ट टू किल समवन देन मैं कहीं से एक गन लूँगी, आई विल लोड इट विद बुलेट्स। ये जो सारी चीज़ें हैं इट फॉल्स अंडर प्रिपरेशन। ये जो 2 स्टेप्स है इट डजेंट लीड टू एनी फॉर्म ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। सिर्फ इंटेंशन होना और उसके बारे में प्रिपरेशन करना इट डजेंट मेक समवन अ क्रिमिनल। लीगली दे कांट बी पनिश्ड, इट्स नॉट पनिशेबल। वंस वी एंटर इनटू द डोमेन ऑफ अटेम्प्ट, मतलब जब हम 2 से 3rd स्टेप में आते हैं, अटेम्प्ट की स्टेप में आते हैं, तभी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज करते हैं। एंड फाइनली वी हैव कमीशन, मतलब सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट करना। अटेम्प्ट मतलब अगर मैं किसी को मारना चाह रही हूँ एंड आई एम टेकिंग अ गन टू शूट देम, तो इवन इफ आई एम अनसक्सेसफुल, अगर वो बच भी गए, स्टिल आई एम अ क्रिमिनल बिकॉज आई हैव ट्राइड टू शूट हिम और हर। ठीक है, तो यही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू द कैटेगरीज ऑफ क्राइम। यहाँ पे 5 कैटेगरीज है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन्स, मतलब पर्सनल क्राइम्स। इसके एग्जाम्पल है मर्डर, किसी की खून करना। एग्रीवेटेड असल्ट, असल्ट की मतलब क्या है ये आप हमें अभी कमेंट करके बताओ, क्योंकि असल्ट हम काफ़ी बार समझा चुके हैं इन द चैप्टर ऑन टॉर्ट्स। रेप, रॉबरी, ये सब है पर्सनल क्राइम्स और आप इससे याद कर सकते हो इस निमोनिक से, मार। ठीक है, देन क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। इट इन्वॉल्व्स बर्गलरी, आर्सनी एंड आर्सनी, एक्चुअली आर्सन। आर्सन मीन्स फायर डैमेज। हम पर्पसफुली फायर लगा दे रहे हैं किसी एक बिल्डिंग को, दैट्स आर्सन। ऑटो थेफ्ट मतलब मोटर व्हीकल को चुराना, समथिंग, सम ऑफेंस अबाउट अ मोटर व्हीकल। लार्सनी मतलब टेकिंग अवे समवंस प्रॉपर्टी, समवंस मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। और बर्गलरी मतलब तो आप जानती हो, रॉबरी। इट्स अबला, आप अबला से इसे याद कर सकते हो, ABLA। देन क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी, जिसे हम विक्टिमलेस क्राइम्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई विक्टिम नहीं है, कोई भी कंप्लेनेंट नहीं है। स्टेट सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन बिहेस्ट, अपने आप से ही इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो ये सब कुछ इमोरल क्राइम्स है जहाँ पे कोई बॉडीली हार्म नहीं है, किसी को मारना, यहाँ पर उन्हें असल्ट करना, ये सब नहीं है। और किसी की प्रॉपर्टी भी लेने की किसी के इंटेंशन नहीं है। दीज आर सिंपली इमोरल थिंग्स लाइक प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल गैम्बलिंग, इलीगल ड्रग ट्रेड, ये सब एग्जाम्पल्स है क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी की। यू कैन रिमेंबर इट एज पाई, PII। नेक्स्ट वी हैव वाइट कॉलर क्राइम्स, दीज आर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ये जो लोग हैं वो अपने अपने ऑक्यूपेशंस में कुछ इकोनॉमिक क्राइम्स करते रहते हैं, जैसे कि एम्बेजलिंग। एम्बेजलिंग मतलब टेकिंग मनी फ्रॉम वंस ओन एम्प्लॉयर, जिसने मुझे काम दिया, मेरे जो बॉस है या फिर किसी भी कंपनी जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से मैं पैसा लेती हूँ, दैट्स एम्बेजलिंग। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। इनसाइडर ट्रेडिंग एंड एम्बेजलिंग की मतलब समवट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है ऑब्वियसली। टैक्स इवेशन मतलब टैक्स ना देना। वायलेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉज, जब हम इनकम करते हैं, इफ़ आई एम अ सैलरीड पर्सन, तब हमें स्टेट को कुछ पैसा देना है अपने सैलरी में से। इफ़ आई एम नॉट गिविंग दैट देन आई एम नॉट रियली परफॉर्मिंग माई ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट, दैट्स वाई इट्स अ वाइट कॉलर क्राइम। लार्ज स्केल स्कैम्स, ब्राइबरी, करप्शन, ये सब, ऑल दीज थिंग्स फॉल्स अंडर वाइट कॉलर क्राइम्स। अब इसको आप वेटिक BL ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन come to organized crimes। organized crimes मतलब कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड क्राइम, बहुत ही लार्ज स्केल में हो रहा है ऐसे कुछ क्राइम, और इसे आप इस निमोनिक से याद रख सकते हैं, डिप, बिम्स। ऐसे ड्रग ट्रेड, इलीगल गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना,
प्रोस्टिट्यूशन, जो भी रेड लाइट एरिया में जो भी इमोरल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि छोटी छोटी लड़कियों को बेच देते हैं, ऐसे जो मतलब घिनौना हरकतें हैं वो सब होते हैं, दैट्स ऑल अंडर ऑर्गेनाइज क्राइम. बेटिंग मतलब वेजर, illegal firearms sales, smuggling, money laundering, hawala transactions, these are structured crimes. Elements of a crime, मतलब एक क्राइम कैसे कंस्टिट्यूट होते हैं. देर आर टू थिंग्स, देर आर टू एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम. पहले तुम एक्टस रियस एंड देन मेंस रिया. एक्टस रियस मीन्स, एक्टस की जो वर्ड है, एक्टस की मतलब है डीड, मतलब कुछ ऐसे काम, एंड रियस मीन्स फॉरबिडन बाय लॉ. Actus reus मतलब the act of doing something bad. And mens rea means ill intention, कुछ करने की बारे में जो हम सोचते हैं, that intention is called mens rea. Intention to do something bad. और mens rea के साथ, actus reus के साथ साथ हमेशा mens rea होना चाहिए to constitute a crime. And we get these two words from a Latin maxim, actus non facit reum nisi mens sit rea. ये आप अपने नाम की तरह याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ठीक है. इट्स अ मस्ट राइट इन योर एग्जाम. इट मीन्स दैट द act doesn't make one guilty unless the mind is also legally blameworthy. मतलब जब तक हम सच में ना चाहे कुछ एक गलत काम करना, तब तक हमारे जो एक्शन है that cannot be termed as a crime. गलती से जो भी हो गया that's not a crime, that's an accident merely. और actus reus की ऐसे 3 एलिमेंट्स है. Just a second. Right. An action or a conduct, the result of such an action or conduct, and third element, the action being forbidden by law. अब ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस है, 2 ही एक्सेप्शंस है यहाँ पे. जैसे कि कुछ ऐसे काम हैं जो कि क्रिमिनल लग तो रहे हैं apparently, but they are not crimes. For instance, an executioner's job is to hang criminals. Whenever a person in our country receives capital punishment, मतलब death, something like this, तो they are hanged by executioners, जो कि salaried individuals है of the government, तो वो हैंग करवाते हैं लोगों को. दिस इज apparently looking like a criminal act, वो किसी की जान ले रहे हैं, but this is not crime because there is no mens rea here. यहाँ पे सिर्फ actus reus है. And army men kill as a part of their duty. We are so proud of the Indian army. They protect us day and night. वो जो इतना कुछ करते हैं, they are killing men for that. जो foreign aggressors है, वो देश को डिफेंड करते हैं उन लोगों से, तो they also kill for executing their duty. Though they kill people, still they are doing it as a part of their duty. So there is no mens rea here. और mens rea के 2 ऐसे constituent parts है. There should be a mind at fault, and the act becomes criminal when done with a guilty mind. जब guilty mind के साथ हम कुछ करते हैं, the act becomes criminal. देखिए, अगर हम खुद को डिफेंड करने के लिए किसी को मारते हैं, then it's not a crime. But the moment an action is for revenge, जब retribution, vengeance, revenge, इन सब के लिए होते हैं एक एक्शन, then it's definitely a crime. और मेंस रिया जो है वो इंग्लैंड में इवॉल्व हुए थे फ्रॉम द 17th सेंचुरी. इंडिया में 2 केस लॉज है जो कि मेंस रिया इस्टेब्लिश करते हैं. पहले स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेडिशनल रूल ऑफ मेंस रिया इज टू बी फॉलोड इन ऑल द केसेस. जो भी क्रिमिनल केसेस सब में मेंस रिया एप्लीकेबल है. एंड करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हमारा जो इंडियन लॉ है, स्टैट्यूट है अबाउट क्रिमिनल ऑफेंसेस, उन सब में मेंस रिया की होना ज़रूरी है, यही कहा था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने. नेक्स्ट वी कम टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है हमारे ट्रेडिशनल मेंस रिया रूल की, कुछ ऐसे क्राइम्स है जो कि मेंस रिया के अलावा ही होता है, ठीक है. दीज ऑफेंसेस अराइज ड्यू टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और इसे वाइकेरियस या फिर डीम्ड लाइबिलिटी ऑफेंसेस भी कहा जाते हैं. एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में. सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि बाई चांस एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना चुके हैं. अब when somebody is harmed by it, तो कंपनी है और उसकी जो हाई ऑफिशियल्स, CEO है, मैनेजर्स है ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, वो सब स्ट्रिक्टली लाइबल है. दे कैन बी स्यूड इवन दो देयर इज नो मेंस रिया. जो एक कंपनी की CEO है, सपोज एक रिनाउंड ब्रांड है जैसे कि कोका कोला, और उसकी जो CEO है, तो
वो एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग एनी हार्म टू द कंज्यूमर्स. जब एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट वो बनाते हैं तब क्या डायरेक्टली सीईओ की कोई इन्फ्लुएंस है वहाँ पे? ही डिडंट वांट टू हार्म एनी कंज्यूमर. बट अगर कोका कोला टोटल कोई ऐसे डिफेक्टिव सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं जो कि कंज्यूम करने के बाद लोगों की तबीयत बिगाड़ जाते हैं, तब उनकी सीईओ जो है वो भी स्ट्रिक्टली लाइबल है. वी कैन इवन sue दैट पर्सन बिकॉज ही इज स्ट्रिक्टली लाइबल इवन दो he didn't do it on purpose, even though there is no mens rea involved in this case. और ये जो strict liability offenses है, these are laid down under certain special acts, जैसे कि Negotiable Instruments Act of 1881, Customs Act of 1962 and Information Technology Act 2000. All right. नेक्स्ट वी कम टू द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव. आप लोगों को लगता होगा कि ये दोनों सेम ही हैं, बट दे आर नॉट सेम. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. इंटेंशन मतलब डूइंग एन एक्ट इंटेंशनली. डूइंग एन एक्ट इंटेंशनली मतलब समथिंग विच इज़ डन विलिंगली एंड नॉट एक्सीडेंटली. गलती से नहीं हो गया, जो भी हुआ वो जो इंडिविजुअल ने किया, द पर्सन न्यू दैट देयर वुड बी कंसिक्वेंसेस ऑफ डूइंग द एक्ट. वो विलिंगली एक एक्ट को किया, ठीक है, दैट्स इंटेंशन. और हमारा जो क्रिमिनल लॉ है इट टेक्स इनटू अकाउंट इंटेंशन. अब मोटिव क्या है, डिफरेंस क्या है? मोटिव इज द अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डूइंग दैट. मतलब एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव है विच इज नॉट रियली एक्सप्रेस्ड एट टाइम्स, वो अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव है मोटिव. इट्स अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंटेंशन. अगर हमने कुछ किया है, सपोज आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. जैसे कि सपोज आई हैव स्टोलन अ मेडिसिन फ्रॉम अ शॉप टू सेव अ पर्सन हु वॉज डाइंग. अब देखो, मैंने जब चुराया है, देन आई न्यू दैट इफ आई स्टील दिस देन आई मे बी पनिश्ड. तो मैंने विलिंगली किया है, मैं जानती हूँ कि चोरी करना गलत बात है, सो मैंने एक्सीडेंटली तो बिल्कुल नहीं किया. तो इंटेंशन मेरा चोरी करना था, हमने किया. अब क्यों किया, वो है जो क्यों का है, जवाब है मोटिव. क्यों किया? टू सेव द पर्सन हु वॉज डाइंग. तो मोटिव हमारा अच्छा था, पर सिंस हमने जानबूझ के चोरी किया, तब क्रिमिनल लॉ हमें पनिश कर सकते हैं, करेंगे, ज़रूर करेंगे. तो criminal law in India and elsewhere in the Victorian tradition, they don't take into account motive, they take into account intention. नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया. 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिट्रीब्यूशन. अब रिट्रीब्यूशन की नाम तो आपने सुना है, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिससे हम डैमेजेस देते हैं टू द पार्टी हु हैज़ बीन सफरिंग बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे कोई मनी रिलेटेड कुछ नहीं है. देखो, रिट्रीब्यूशन मीन्स राइटिंग द बैलेंस. क्यों? सिंस द विक्टिम हैज़ सफर्ड अ पर्टिकुलर कंसिक्वेंस. अगर कोई विक्टिम का मर्डर हो गया है, देन कैपिटल पनिशमेंट इज गिवन टू द मर्डरर. वाई? टू बैलेंस आउट द रॉन्ग विच द विक्टिम और द विक्टिम्स फैमिली हैज़ बीन सफरिंग. सो दैट्स रिट्रीब्यूशन, राइटिंग द बैलेंस. नेक्स्ट हमारे पास है डिटरेंस. डिटरेंस मीन्स क्रिमिनल एक्ट्स आर पिनलाइज्ड. अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें पनिशमेंट दिया जाते हैं. आई एम ईदर इम्प्रिजन्ड और आई get subjected to capital imprisonment, I mean capital punishment, or I have to pay a huge amount of fine. तो deterrence is a major tool. क्यों? It deters individual, मतलब वो हमें prevent करते हैं from repeating or entering into a crime at the first place. From the perspective of crime, it's a major tool. हम डरेंगे, हम सोचेंगे कि अगर हम ये करेंगे तो I am going to be punished. That will deter me, that will stop me from doing a wrong thing. That's second objective of criminal law in India. Next we have incapacitation. Incapacitations जो main objective है वो है segregate criminals from the rest of the society. Criminals को वो segregate कर देते हैं by staying in prison. They suffer a kind of banishment. उन्हें banish कर देते हैं mainstream society से. ठीक है? So that's incapacitation, to segregate the criminals. फोर्थ स्टेप है रिहेबिलिटेशन. ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एम, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल ऑब्जेक्टिव है हमारे इंडियन लॉ की, विच इज़ रूटेड इन आवर स्क्रिप्चर्स ऑल्सो. रिहेबिलिटेशन मतलब ट्रांसफॉर्मिंग द ऑफेंडर टू बी वैल्यूएबल मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी. जो भी हमारे ऑफेंडर्स है, आजकल तो हर एक जेल में, हर एक रिमांड होम में साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है. वो बात करते हैं जो भी क्रिमिनल ऑफेंडर्स है कि क्यों आपने ऐसा किया, किस हालात में हुआ, आप
क्यों, मतलब अब कैसे उसे ना भी कर सकते थे, तो धीरे धीरे बात करते करते दे ट्राई टू चेंज द ऑफेंडर्स, तो वो भी रिहेबिलिटेट हो जाते हैं, दे ट्रांसफॉर्म इनटू वैल्यूएबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वंस दे गेट आउट ऑफ जेल। तो ये है रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट वी हैव रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मतलब टू रिपेयर थ्रू द स्टेट अथॉरिटी बाय गिविंग मनी। अब देखिए रेट्रीब्यूशन और रेस्टोरेशन, ये जो दो ऑब्जेक्टिव है ये सिमिलर है क्योंकि दोनों ही बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे रेस्टोरेशन इज मनी रिलेटेड, इट्स विक्टिम ओरिएंटेड। द रॉन्ग डूअर हैज़ टू रीपे द विक्टिम द मनी दैट दे हैव इलीगली एंड डिसीटफुली टेकन। जैसे कि एम्बेजलिंग है जो कि एक वाइट कॉलर क्राइम है ऑब्वियसली एज डिस्कस्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसने भी पैसा लिया उससे वो मनी वापस करना पड़ते हैं। That's restoration. That's a example of restoration. अब अगर आपसे पूछे जाए कि व्हाट इज़ क्रिमिनल लॉ, तो पहले तो आप क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि इसकी 3 पर्पसेस हैं। पहले तो टू डिफाइन अ वैरायटी ऑफ क्राइम्स लाइक थेफ्ट, चीटिंग, मर्डर, ये सब को डिफाइन करते हैं हमारे क्रिमिनल लॉ। उसके बाद टू इम्पोज पनिशमेंट्स फॉर ईच क्राइम, ये भी होते हैं हमारे आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 जो है, पहले तो वो डिफाइन करता है द रॉन्ग थिंग्स एंड इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट्स। ठीक है, ये रहा हमारे पहले पार्ट, पहले जो हमारे क्रिमिनल कोड है। इसके बाद इट ऑल्सो लेज डाउन, क्रिमिनल लॉ लेज डाउन सर्टन प्रोसीजर्स दैट्स डन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC ऑफ 1973। हो गया। तो अब देखो आईपीसी क्या है। यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स किए और आप भी 5 पॉइंट्स ही लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीसी वॉज ड्राफ्टेड आफ्टर कंसल्टिंग अ नंबर ऑफ कोड्स अब्रॉड, जैसे कि फ्रेंच पीनल कोड या फिर कोड ऑफ लुइजियाना इन यूएस, ये सब एग्जिस्टेंट क्रिमिनल कोड्स था। इन सब को कंसल्ट करके हमारे आईपीसी बने हैं। एंड व्हाट डज इट डू? आईपीसी का मेन फंक्शन क्या है? डिफाइनिंग अ वैरायटी ऑफ क्राइम्स एंड प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट्स ऑन देम, इम्पोजिंग पनिशमेंट्स ऑन देम। तो पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट विच इज़ आईपीसी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये तो मतलब गलत ही है वर्चुअली, क्योंकि आफ्टर 2020 जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो नाउ आईपीसी इज़ एप्लीकेबल ऑन देम टू। तो आप लिख सकते हैं कि काफ़ी साल पहले, मतलब कुछ साल पहले तक JNK पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं थे, इतना आप लिख सकते हैं। देन आईपीसी इज डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स एंड 500 सेक्शंस, और ईच सेक्शन में पहले डेफिनेशन दिया गया हर एक क्राइम की, उसके बाद उसकी जो पनिशमेंट है वो दिया गया। ऐसे ही हमारे पूरे आईपीसी है। फॉर इंस्टेंस सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी डिफाइंस थेफ्ट and section 379 it lays down punishment on such crime। और आईपीसी में जितना भी क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में लिखा गया है, those are also punishable under special laws like ITA, Information Technology Act of 2000 and Prevention of Corruption Act 1988।